हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन बुद्धा एकेडमी 2023। आज के इस सेशन में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए आइए आज का सेशन हम शुरू करते हैं, जिसमें हम केमिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर केमिस्ट्री के किस प्रकार के क्वेश्चन सीयूटी के आपके एग्जाम में और कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपकी सीयूटी के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाने वाले हैं। और उन्हीं क्वेश्चन पर आज हम डिस्कस करने के लिए आ गए हैं। मैं आपको बता दूं इस श्रृंखला के बारे में, यह सीरीज जो शुरू की गई है, सीरीज में आपको डेली प्रत्येक सब्जेक्ट के 10 क्वेश्चन कराए जाएंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को नोट करते हैं और निश्चित रूप से अगर आप इसको बार बार इस कन्वर्सेशन करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने एग्जाम में अच्छा करेंगे। तो आइए बिना किसी देर के इस सेशन की शुरुआत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। समझते हैं हम इस सेशन को। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सेट का नाम मैंने प्रैक्टिस सेट 1 रखा है। और मैं आपको बता दूं बुद्धा एकेडमी के बारे में। बुद्धा एकेडमी सीयूटी के लिए एकमात्र प्रतिबद्ध संस्थान आप सभी के बीच, यूट्यूब पर एकमात्र चैनल जो सीयूटी के लिए, केवल सीयूटी के लिए प्रतिबद्ध संस्थान है। तो आइए शुरू करते हैं हम आगे बढ़ते हुए इसी क्रम में। हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन से मां सरस्वती को याद करते हुए पहला क्वेश्चन अपना शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारा, यह क्वेश्चन है अ क्रिस्टलाइन सॉलिड है। जो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिस्टली ठोस जो होता है वह कैसा होता है, इसके बारे में आपको बताना है। यह क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि एक जो क्रिस्टलीय ठोस अर्थात एक क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है यह कैसा होता है। तो इसका ऑर्डर जो होता है एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, एक शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, एक डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। मतलब जैसा कि आप अध्ययन किए होंगे, इसकी जो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, इसके अंदर की जो श्रृंखला होती है अर्थात उसमें एक दीर्घ व्यवस्था पाई जाती है या सूक्ष्म व्यवस्था पाई जाती है, या जिसे लघु व्यवस्था कहते हैं, लघु व्यवस्था पाई जाती है। जो इसकी आणविक संरचना होती है उसमें किस तरह की व्यवस्था पाई जाती है, इसी चीज के बारे में इसमें आपसे क्वेश्चन से पूछा गया है। तो जैसा कि आप देखेंगे जब, तो आप देखेंगे कि इसके आंसर में, तो आंसर इसका जो है वो आंसर, इसे क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वह लॉन्ग रेंज ऑर्डर के होते हैं। वहीं जब हम दूसरी ओर नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं, तो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। जब आप एनसीईआरटी के बुक में अध्ययन कर रहे होंगे तो आपको निश्चित रूप से इसके बारे में आपने विधिवत तरीके से पढ़ा होगा और समझा होगा कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड अर्थात क्रिस्टली ठोस होते हैं उसमें दीर्घकालिक व्यवस्था होती है अर्थात लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं। इसके जब हम बात करेंगे एक्सप्लेनेशन की, तो देखेंगे आपने इसके एक्सप्लेनेशन में लिख रखा है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। मतलब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अर्थात आणविक कण जो होते हैं वह एक नियमित व्यवस्था में होते हैं, एक नियमित और निश्चित व्यवस्था में होते हैं अर्थात निश्चित श्रृंखला में होते हैं। और कह रहा है दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर, इनमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर पाया जाता है। These have sharp melting points that are anisotrophic in nature। मतलब इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं अत्यंत शार्प होते हैं, और ये नेचर में जो होते हैं वे अनिस्ट्रॉपिक होते हैं। क्या होते हैं? अनिस्ट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। तो इसके आप क्वेश्चंस को नोट करिएगा, साथ ही साथ आप एक्सप्लेनेशन पर भी फोकस करिएगा, एक्सप्लेनेशन को भी नोट्स करने का प्रयास करिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि ये जो होता है यह लॉन्ग रेंज ऑर्डर का होता है। और वहीं जब नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पूछेगा, तो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होगा वो जो होता है वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर का होता है। तो आइए हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और उसमें जानने का प्रयास करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब आपका अगला प्रश्न जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो पूछ रहा है कि अमंग द गिवन विच इज एमॉर्फस इन नेचर। बोल रहा है अमंग द गिवन विच इज एमॉर्फस इन नेचर। जैसा कि आप जानते हैं कि सॉलिड दो टाइप के होते हैं, आपने इस चैप्टर में पढ़ रखा होगा। आप इस चैप्टर में जो सॉलिड स्टेट चैप्टर में, एक चीज आपको बता दूं यहाँ कि सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है, इस सॉलिड स्टेट चैप्टर में को आपने अभी एनसीईआरटी में करंट में नहीं पढ़ रखा होगा। और इस करंट में चूंकि नहीं पढ़ रखा है, लेकिन परंतु आपको इस बात को ध्यान रखना है कि अभी जो आपका सीवीटी का एग्जाम है, आपके सीवीटी के एग्जाम में ऐसा नहीं है कि अगर आपके एनसीईआरटी से इस चैप्टर को डिलीट कर दिया गया अभी करंट में, तो सीवीटी में भी नहीं पूछेगा। नहीं, सीवीटी में आपको अभी भी सॉलिड स्टेट नाम का चैप्टर पूछने के लिए आपके सिलेबस में मेंशन कर रखा है। इसलिए आप सॉलिड स्टेट को पुरानी एनसीईआरटी की बुकों से जरूर पढ़ लेंगे और इससे आपके क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाएंगे।
इसका जब हम एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो एक्सप्लेनेशन इसका आप देखेंगे कि जो बोल रहा है कि अमंग द गिवन विच इज एमॉर्फस इन नेचर, मतलब इन निम्न में से कौन जो है वह नेचर में एमॉर्फस होता है, तो क्वार्ट्ज, KCl अर्थात पोटेशियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, और लास्ट ऑप्शन है फ्यूज्ड सिलिका ग्लास। तो आप देखेंगे जो फ्यूज्ड सिलिका ग्लास होती है यह नेचर में एमॉर्फस पाई जाती है, एमॉर्फस इसका नेचर होता है। फ्यूज्ड सिलिका ग्लास जो होती है, एक्सप्लेनेशन में इसमें देखेंगे तो अमंग द गिवन, इन सब में से जो फ्यूज्ड सिलिका ग्लास होती है वह नेचर, वो उसका नेचर जो होता है वह एमॉर्फस होता है। क्या होता है? एमॉर्फस होता है उसका नेचर। वहीं जब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा चैप्टर जो आपके केमिस्ट्री का दूसरा ही चैप्टर है सॉल्यूशन, उससे आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है कि इन आइसोटोनिक सॉल्यूशंस सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर सेम, मतलब आइसोटोनिक जो आपका सॉल्यूशन होता है उसमें जो सॉल्यूट होता है अर्थात जो विलेय होता है और जो सॉल्वेंट होता है अर्थात विलायक होता है, दोनों सेम होते हैं, या ऑस्मोटिक प्रेशर इज सेम, या जो आपका परासरण दाब होता है वो परासरण दाब समान होता है। तीसरा जब हम बात करते हैं तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मे और मे नॉट बी सेम, सॉल्यूट अर्थात विलेय और विलायक सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। और लास्ट जब हम डी की बात करते हैं तो सॉल्यूट इज ऑलवेज सेम सॉल्वेंट, सॉल्यूट इज ऑलवेज सेम मतलब सॉल्यूट हमेशा सेम होता है और सॉल्वेंट हो सकता है कि वेरी करे। इसका कहने का मतलब है कि सॉल्यूट हमेशा सेम होगा और हो सकता है कि सॉल्वेंट वेरी करे, डिफरेंट हो। तो आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह होगा आंसर नंबर बी, अर्थात ऑस्मोटिक प्रेशर इज सेम इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशंस आर देयर ऑस्मोटिक प्रेशर्स आर ऑलवेज सेम, मतलब जो भी आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का जो परासरण दाब होता है वो हमेशा बराबर होता है। जब हम इससे एक्सप्लेनेशन के संदर्भ में बात करते हैं तो यहाँ देखेंगे आप लिख रखा है कि द टू सॉल्यूशंस, यहाँ आप देखेंगे कि लिख रखा है द टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर्स आर नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब आइसोटोनिक सॉल्यूशंस जो होते हैं उनकी डिफिनेशन ही यहीं से दी गई है कि जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा, दो या दो से अधिक ऐसे विलयन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर समान हो उन्हें आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। आगे लिख रखा है द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल मे और मे नॉट बी सेम, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं वो सेम हो भी सकते हैं, मतलब उसके जो आणविक कण हैं वो सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, परंतु जो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर है चूंकि वो एक प्रकार की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। आप पढ़े होंगे कि जो कुछ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी विलेन की, तो चूंकि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो एक प्रकार की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इस नाते कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होने के नाते वह प्रत्येक जगह समान होगी। क्या होगी? समान होगी। आइए हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जानने का प्रयास करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि गैमेक्सिन इज केमिकली नोन एज, मतलब आपसे पूछ रहा है कि गैमेक्सिन का केमिकल फार्मूला क्या होता है या केमिकल नेम क्या होता है। पहला ऑप्शन दिया है कि गैमेक्सिन इज नोन एज बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन इज नोन एज बेंजीन हेक्साक्लोराइड, एंड द नेक्स्ट वन इज हेक्साक्लोरोबेंजीन, एंड द थर्ड वन इज बेंजीन हेक्साब्रोमाइड, एंड द लास्ट वन इज हेक्साब्रोमोबेंजीन। तो आप देखेंगे कि जब इसके आंसर के संदर्भ में हम बात करेंगे तो इसका आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर ए बेंजीन हेक्साक्लोराइड होगा। क्या होगा? बेंजीन हेक्साक्लोराइड जो होगा वह इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए बेंजीन हेक्साक्लोराइड जो है वह गैमेक्सिन को नाम से जाना जाता है। जब इसके एक्सप्लेनेशन के संदर्भ में बात करते हैं तो इसके एक्सप्लेनेशन को आप देखेंगे तो यहां लिख रखा है कि गैमेक्सिन इज केमिकली नोन एज बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC। क्या लिखा है? गैमेक्सिन इज केमिकली नोन एज, मतलब गैमेक्सिन को रासायनिक रूप से जाना जाता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड के रूप में, इसको BHC बोलते हैं।
थ्रू द लेटर नेम इज इनकरेक्ट बट द ओल्डर नेम BHC इज स्टिल यूज। मतलब जो BHC इसका नाम है, गैमेक्सिन को तो पहले गैमेक्सिन नाम से पहले जाना जाता था इसे, लेकिन अब इसे बेंजीन हेक्साक्लोराइड के नाम से यह प्रचलित है और इसे बेंजीन हेक्साक्लोराइड के रूप में जाना जाता है। तो आइए हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशंस रिप्रेजेंट AR। मतलब कह रहा है कि कौन सा जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, अर्थात कौन सा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वह आर्गन को रिप्रेजेंट करता है, आर्गन गैस को रिप्रेजेंट करता है, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि चारों ऑप्शनों में आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन दे रखे हैं, तो आप मैं समझ सकता हूं इस बात को कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना जानते हैं। और ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्वेश्चन आप बड़े ही आसानी से 11th से 9th 10th 11th 12th चारों सालों में आपने इस क्वेश्चन से डील किया होगा। तो आइए बढ़ते हैं और जानते हैं इसका एक्सप्लेनेशन के संदर्भ में। जब हम बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की, तो आप जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आप देखेंगे कि जो ऑप्शन नंबर C है, अर्थात इसमें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6 जो इलेक्ट्रॉन होंगे, 3p6 इलेक्ट्रॉन होंगे, इस तरह से व्यवस्थित होंगे। वहीं हम आगे बढ़ते हुए जब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं तो आप देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। जो लिस्ट 1 है, अर्थात लिस्ट 1 के जो सॉल्यूशंस के टाइप आपको दिए हुए हैं उनको आप उनके डेफिनेशन से लिस्ट 2 में मैच करिए। तो लिस्ट 1 के जब हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो पहला आपको दे रखा है बाइनरी सॉल्यूशन, वहीं दूसरा दे रखा है आपको आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जिसकी चर्चा भी हमने सेकंड क्वेश्चन में की थी। तीसरा आपको दे रखा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और चौथा दे रखा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यहां से एक चीज आप ध्यान रखिएगा, इन क्वेश्चंस को डायरेक्ट रट लेने से ज्यादा अच्छा आपके लिए यह होगा कि आप इन क्वेश्चनों से उन टॉपिक्स को देखें जहां से क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जा रहे हैं, और उन क्वेश्चंस को जब आप कई सारे प्रैक्टिस को अटेम्प्ट करने के बाद देखेंगे तो आप कई सारे क्वेश्चंस के जब टाइप्स को देखेंगे तो वहां से आप क्या चीजें आपके लिए अच्छी होंगी, किस चीजों को आपको वहां से कंसाइज करना है, कौन सी चीजें आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन चीजों का निर्णय आप ले पाएंगे और उन चीजों को अपने आप में एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो इस नाते जरूरी इस बात यह हो जाता है, न केवल यह हो जाता है कि आप इस क्वेश्चंस को रट लें, बल्कि आपसे उम्मीद यह की जाती है, आपसे अपेक्षा यह की जाती है कि आप इन क्वेश्चंस के टॉपिक्स को समझें और इन टॉपिक्स का विधिवत अध्ययन करें, उनके गहराइयों में जाएं, उन क्वेश्चंस को सीखें और फिर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके सीवीटी में अच्छा स्कोर कर पाए। तो जब आप बाइनरी सॉल्यूशन की बात करते हैं तो बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है या सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, इसके बारे में आप जानते होंगे। तो आइए, जैसा कि हम देखे थे कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो होता है वो सेम ऑस्मोटिक प्रेशर के होते हैं। दो या दो से अधिक ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो तो उन्हें हम बोलते हैं क्या, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो इसमें आइसोटोनिक सॉल्यूशन के जब हम इसके ऑप्शन की बात करते हैं, जब आप देखेंगे कि इसके ऑप्शन के संदर्भ में हम बात करेंगे तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, अर्थात जो बाइनरी सॉल्यूशन होता है वह सॉल्यूशंस विद टू कंपोनेंट, मतलब ऐसी कोई भी सॉल्यूशन जिनमें दो कंपोनेंट होते हैं उसे हम बाइनरी सॉल्यूशन के रूप में जानते हैं। वहीं दूसरी तरह जब हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात करते हैं तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होते हैं। वहीं तीसरे जब हम सी ऑप्शन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के संदर्भ में बात करते हैं तो आप देखेंगे कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर जो होते हैं वह जैसे दिया है, अ सॉल्यूशन हुज ऑस्मोटिक प्रेशर इज लेस देन दैट ऑफ अ रेफरेंस सॉल्यूशन। मतलब उस सॉल्यूशन के जिस सॉल्यूशन के हम रेफरेंस में किसी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं उसका ऑस्मोटिक प्रेशर उस सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर से कहीं कम होता है। वहीं जब हम आगे बढ़ते हुए ऑप्शन सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करते हैं तो आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन को देखेंगे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का जो डिफिनेशन होता है वह होता है अ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे। तो आइए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और जानते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो है फैक्ट क्वेश्चन है आपसे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन आर। बोल रहा है कि वह कौन से फैक्टर हैं जो किसी विद्युतीय विलयन का को अफेक्ट करते हैं, तो इसकी चालकता को अफेक्ट करते हैं। किसी विद्युतीय विलयन की चालकता को अफेक्ट करने वाले कारक कौन कौन से हैं? कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो किसी विद्युतीय विलयन के चालन को या चालकता को प्रभावित करते हैं? जब हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें जो नेचर ऑफ किसी इलेक्ट्रोलाइट, मतलब जो विद्युत विलेय है उसका जो प्रकृति होती है, उसका जो नेचर होता है, उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के साथ साथ जो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, ये दोनों चीजें बड़ा ही महत्वपूर्ण फैक्टर हैं जो अफेक्ट करती हैं कंडक्टिविटी को। किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को ये सबसे ज्यादा प्रभावित करने का कार्य करती हैं। तो आइए इसी तरह हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को जानते हैं। Which of the following statement is incorrect about order of reaction? मतलब कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए उपयुक्त में से कौन सा ऑप्शन नहीं, which of the following statement is incorrect, कौन सा जो इंफॉर्मेशन है, कौन सा जो स्टेटमेंट है वह ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, मतलब कोई भी जो अभिक्रिया है, अभिक्रिया का क्रम जिसे हम बोलते हैं, उस क्रम के लिए, ऑर्डर के लिए कौन सा कथन जो है वो गलत है। इस कथन के बारे में बात करते हैं। जो आप इसको आप चारों ऑप्शनों को अध्ययन करेंगे तो बोल रहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है, अभिक्रिया का क्रम जो होता है, उसको कैसे डिसाइड किया जाता है? तो बोल रहा है इट इज एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो एक्सपेरिमेंटली अर्थात प्रायोगिक रूप से निर्धारित एक मात्रा होती है, एक मापन होता है। दूसरा वही बात करता है इट कैन बी जीरो और फ्रैक्शनल नंबर, या तो जीरो हो सकता है या तो फ्रैक्शनल नंबर हो सकता है। वहीं तीसरा जब हम बात करते हैं तो इट इज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कह रहा है यह प्रारंभिक अभिक्रियाओं के साथ ही साथ जटिल अभिक्रियाओं पर भी लागू होता है। और लास्ट आपसे बोल रहा है इट इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्शंस इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन। बोल रहा है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के जो भी किसी भी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है, मतलब स्टोइकियोमेट्रिक अवस्था में जो उसका गुणक होता है उस गुणक के योग के बराबर होती है। मतलब इसका सीधा सीधा कहने का ये है कि कोई भी जो केमिकल रिएक्टेंट होते हैं उनके जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है, उन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। तो आप देखेंगे कि इसका जो एक्सप्लेनेशन के संदर्भ में जब हम बात करेंगे तो इसका आंसर डी सही है। मतलब इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। वहीं आगे बढ़ते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जब बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं एन इमल्सन कैन नॉट बी ब्रोकन बाई एन इमल्सन कैन नॉट बी ब्रोकन बाई फ्रीजिंग, हीटिंग, सेंट्रीफ्यूगिंग, एडिंग इमल्सिफाइंग एजेंट। जो इमल्सन होता है उसे और ज्यादा छोटे रूप में तोड़ा नहीं जा सकता है फ्रीजिंग के द्वारा, हीटिंग के द्वारा, सेंट्रीफ्यूगिंग के द्वारा या एडिंग इमल्सिफाइंग एजेंट के माध्यम से। तो जब हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो आप देखेंगे कि जो इमल्सन होता है उसे और ज्यादा छोटा नहीं किया जा सकता, उसे और ज्यादा छोटा केवल किया जा सकता है इमल्सिफाइंग एजेंट डाल करके किसी भी इमल्सन को और ज्यादा छोटा नहीं किया जा सकता, अर्थात उसे और ज्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा नहीं जा सकता है। जैसा कि आप एक्सप्लेनेशन में जब देखेंगे तो एक्सप्लेनेशन में लिख रखा है कि इमल्सन्स आर डिफाइंड एज लिक्विड कोलाइडल सिस्टम। जब आप कोलाइडी विलयन नाम का चैप्टर पढ़ेंगे तो कोलाइडी विलयन चैप्टर में आप देखेंगे, कोलाइडी विलयन वास्तव में चैप्टर आपको मिलेगा सरफेस केमिस्ट्री, जो सरफेस केमिस्ट्री के साथ सतही विलयन है, सतही रसायन जो है आपका एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी का 5th चैप्टर जो आपका था सतही रसायन, उसमें आप सेकेंड पार्ट जब पढ़ेंगे उसका तो सेकेंड पार्ट का चैप्टर ही बना दिया है कोलाइडी विलयन। तो इसका इमल्सन इसमें एक टॉपिक आता है, इमल्सन के बारे में जो आप पढ़ेंगे तो इमल्सन जो होता है वो डिफाइंड किया जाता है लिक्विड कोलाइडल सिस्टम के रूप में। दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाई एडिंग इमल्सिफाइंग एजेंट, मतलब
जो इमल्सन है उसे और ज्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता इमल्सिफाइंग एजेंट के माध्यम से। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, इस सीरीज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है द एक्सटेंट ऑफ H2 गैस एडजॉर्ब्ड ऑन एक्टिवेटेड चारकोल इज वेरी लो बिकॉज ऑफ। बोला द एक्सटेंट ऑफ H2 गैस एडजॉर्ब्ड ऑन एक्टिवेटेड चारकोल इज वेरी लो बिकॉज ऑफ। बोला H2 गैस का जो एडजॉर्प्शन होता है एक्टिवेटेड चारकोल पर वह बड़ा ही धीमा होता है। और क्यों होता है ऐसा? बोला इसका रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया है वेरी वीक वांडरवाल्स इंटरेक्शन के कारण, वेरी स्ट्रॉन्ग वांडरवाल इंटरेक्शन के कारण, और अगला है वेरी हाई क्रिटिकल टेम्परेचर के कारण, अर्थात क्रिटिकल टेम्परेचर का बहुत ज्यादा होने के कारण, और लास्ट बोल रहा है कि इनके बीच कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता अर्थात नो इंटरेक्शन के कारण ऐसा होता है। तो जब हम इसके एक्सप्लेनेशन के संदर्भ में देखते हैं तो इसका एक्सप्लेनेशन इसलिए ऐसा होता है द एक्सटेंट ऑफ H2 गैस एडजॉर्ब्ड ऑन एक्टिवेटेड चारकोल इज वेरी लो बिकॉज ऑफ वेरी वीक वांडरवाल्स इंटरेक्शन। मतलब वांडरवाल जो फोर्स होता है, जैसा आप फोर्स के संदर्भ में पढ़े होंगे, कई तरह के लंडन फोर्स होते हैं, वांडरवाल्स फोर्स होते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक फोर्स होते हैं, इसी तरह के जैसे हिंदी में जैसे द्विध्रुव आकर्षण बल बोलते हैं, एक तो वांडरवाल बल बोलते हैं, दूसरे को लंदन बल बोलते हैं। तो इस तरह के जो भी बल हैं, मतलब जो वांडरवाल बल, यहाँ वांडरवाल इंटरेक्शन तथा वांडरवाल आकर्षण जो यहाँ उपस्थित होता है वह बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा कमजोर होने के कारण जो H2 गैस है वह सही तरीके से चारकोल पर अवशोषित बहुत कम मात्रा में हो पाता है। जब इसके एक्सप्लेनेशन के संदर्भ में बात करते हैं तो यहाँ लिख रखा है ड्यू टू द वीक वांडरवाल्स इंटरेक्शन, वांडरवाल इंटरेक्शन के बहुत ही ज्यादा वीक होने के कारण, ड्यू टू द वेरी इंटरेक्शन और ड्यू टू द वेरी लो क्रिटिकल टेम्परेचर। मतलब इसका जो आंसर है वो वेरी वीक वांडरवाल्स इंटरेक्शन होगा। अगर यहीं आपको वेरी हाई क्रिटिकल टेम्परेचर की जगह वेरी लो क्रिटिकल टेम्परेचर दे दिया होता तो यहाँ आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता। चलिए, हमने इस सीरीज के माध्यम से 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास किया। इसी तरह डेली आपको 10 क्वेश्चनों का प्रत्येक सब्जेक्ट की सीरीज आपको उपलब्ध कराई जाएगी। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आप किसी भी प्रकार की सहायता के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से किसी भी प्रकार की सहायता आप प्राप्त कर सकते हैं। बाकी सीईटी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमसे जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।